दिल्ली, वो शहर जो कभी नहीं रुकता, जहां जिंदगी भागती है ट्रैफिक की तरह, तेज और बेपरवाह। 10 नवंबर 2025 की वो शाम भी बिल्कुल वैसी ही थी। लाल किले के पास टूरिस्ट घूम रहे थे, दुकानें जगमगा रही थीं, ऑफिस से लौटते लोग, मतलब सब कुछ एकदम नॉर्मल था। बिल्कुल। और फिर शाम के ठीक 6:52 पर एक ऐसा धमाका हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक पल में जैसे सब थम गया। हाँ, एक पल में दिल्ली की वो रफ्तार जैसे रुक सी गई। उस शोर और भीड़ की जगह धुएं, आग और चीखों ने ले ली। तो पहला सवाल यही उठता है कि ये सिर्फ एक हादसा था या कोई सोची समझी साजिश थी। और अगर साजिश थी तो कैसे? हाँ, कैसे? देश की राजधानी के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाकों में से एक में इतना बड़ा हमला आखिर हुआ कैसे? आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी घटना की एक एक परत खोलते हैं। आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि उस दिन क्या हुआ, बल्कि हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस एक धमाके के पीछे छिपा हुआ पैटर्न क्या था। एक पैटर्न? हाँ, ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ एक धमाका नहीं था, बल्कि आतंक के एक नए और शायद पहले से ज्यादा खतरनाक चेहरे का पहला संकेत था, जिसे बाद में पुलिस ने एजुकेटेड टेरर का नाम दिया। एजुकेटेड टेरर यानी पढ़े लिखे लोगों का आतंकवाद। ये शब्द ही अपने आप में डरावना है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। धमाका हुआ कहाँ और कैसे? बिल्कुल। तो जो धमाका था उसका सेंटर पॉइंट थी एक सफेद रंग की हुंडई i20 कार। i20? हाँ, एक कार। और ये लाल किले के गेट नंबर 1 के ठीक पास पार्क की गई थी। शाम 6:52 पर जब ये फटी तो इसकी गूंज मतलब कई किलोमीटर तक सुनाई दी। इतना ताकतवर था? बहुत। पास का जो लाल किला मेट्रो स्टेशन है उसके शीशे तक टूट गए, आसपास की दुकानें मलबे में बदल गईं। तो जब जांच टीमें वहां पहुंची तो जाहिर है सब कुछ तबाह हो चुका होगा। बिल्कुल। मतलब इतने बड़े धमाके के बाद सुराग ढूंढना तो भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा ही होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। उस मलबे में से कुछ भी काम का निकालना लगभग नामुमकिन था, लेकिन उन्हें जली हुई कार के टुकड़ों के बीच एक छोटी सी पर बहुत कीमती चीज मिली। एक मोबाइल फोन का जला हुआ मदरबोर्ड। एक मदरबोर्ड? हाँ, सिर्फ एक मदरबोर्ड? हाँ, और यही इस केस की पहली सबसे जरूरी कड़ी थी। इतनी सी चीज से क्या पता चल सकता है? आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक छोटा सा मदरबोर्ड पूरी कहानी बता सकता है, अगर सही हाथों में हो तो। और दूसरा सुराग मिला चेसीज नंबर से। पता चला कि ये कार एक हफ्ता पहले ही फरीदाबाद से चोरी हुई थी। अच्छा, चोरी की कार? ये तो आतंकवादियों का पुराना तरीका रहा है। बिल्कुल। शक तो था, लेकिन पुष्टि तब हुई जब फोरेंसिक टीम ने अपना काम किया। उन्हें कार के ट्रंक के मेटल में RDX के निशान मिले। RDX? हाँ, और जले हुए टुकड़ों पर जैश-ए यूनिट के कुछ अधूरे शब्द भी मिले। इसके बाद कोई शक नहीं बचा था, ये एक आतंकवादी हमला था। और फिर ऑपरेशन शुरू हुआ होगा। तुरंत NIA और दिल्ली पुलिस ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन रेड नेट। ऑपरेशन रेड नेट। तो इस ऑपरेशन का पहला कदम क्या था? मदरबोर्ड और चोरी की कार के अलावा उनके पास क्या था? उनका अगला कदम था डिजिटल सबूतों की तलाश, यानी CCTV फुटेज। हजारों घंटे की फुटेज? हाँ, हजारों घंटों की फुटेज खंगाली गई। टोल प्लाजा, पार्किंग लॉट, सड़कों की फुटेज। और आखिरकार उन्हें एक सुराग मिला। क्या? एक फुटेज में एक आदमी दिखा, काले कपड़े, नीली जैकेट पहने और पीठ पर एक बड़ा सा बैग टांगे हुए। वो टोल प्लाजा से गुजर रहा था। और जब उस आदमी की पहचान हुई तो कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो कोई आम अपराधी नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। जब उसकी पहचान हुई तो जांच एजेंसियां भी हैरान रह गईं। उसका नाम था डॉक्टर उमर मोहम्मद। डॉक्टर? आप कह रही हैं एक मेडिकल डॉक्टर? नहीं, PhD वाला डॉक्टर। डॉक्टर उमर मोहम्मद 35 साल का, फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर था। एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर? ये यकीन करना मुश्किल है। आमतौर पर हम आतंकवादियों के बारे में ऐसा प्रोफाइल तो बिल्कुल नहीं सोचते। और यही सबसे बड़ा शॉक था। ये सिर्फ एक शॉक नहीं था, ये एक खतरे की घंटी थी। और यहीं से एजुकेटेड टेरर की थ्योरी सामने आई कि आतंकवाद का चेहरा बदल रहा है। बिल्कुल। अब वो सिर्फ सरहद पार से आए या समाज से भटके हुए लोग नहीं हैं। अब वो हमारे बीच के ही लोग हैं, अच्छे संस्थानों से पढ़े लिखे, अच्छी नौकरी करने वाले, जिन्हें देखकर कोई शक भी नहीं कर सकता। उमर की प्रोफाइल इस बदलते हुए खतरे का सबसे बड़ा सबूत थी। ये वाकई में चौंकाने वाली बात है
क्या स्रोत इस पर कुछ बताते हैं कि एक पढ़ाई लिखा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इस रास्ते पर क्यों चला गया? मतलब क्या वजह थी? जांच में जो बात सामने आई उसके मुताबिक उमर कई महीनों से ऑनलाइन मतलब इंटरनेट पर? हाँ बिल्कुल, वो कई कट्टरपंथी ग्रुप्स के संपर्क में था। बाहर से तो वो एक बिल्कुल नॉर्मल प्रोफेसर था, पर इंटरनेट की दुनिया में उसकी एक, आप कह सकती हैं, एक अलग ही पहचान थी। अच्छा। जब एजेंसीज ने उसका लैपटॉप खंगाला तो साजिश की पूरी तस्वीर साफ हो गई। उन्हें एन्क्रिप्टेड चैट्स मिली जिनमें हमले के दिन यानी रेड फॉर डे को एक कोड नेम दिया गया था। कोड नेम क्या था? टारगेट आर डे। टारगेट आर डे, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था रेड फॉर डिस्ट्रक्शन डे। बाप रे। ये दिखाता है कि हमला कितना प्लान था। ये किसी गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि एक पढ़े लिखे दिमाग की सोची समझी साजिश थी। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि उमर मोहम्मद अकेला नहीं था। एक अकेला प्रोफेसर इतना बड़ा हमला तो नहीं कर सकता। विस्फोटक लाना, गाड़ियां चुराना। बिल्कुल, वो अकेला नहीं था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पता चला कि ये एक बड़े इंटरनेशनल नेटवर्क का हिस्सा था। एक पूरा नेटवर्क? हाँ, हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि हमले में इस्तेमाल हुआ RDX हरियाणा उत्तर प्रदेश बॉर्डर से लाया गया था। और ये तो सिर्फ एक हमला था। जांच में 2 और गाड़ियां पकड़ी गईं, एक फोर्ड इकोस्पोर्ट और एक मारुति ब्रिजा, जिनमें और बम तैयार किए जा रहे थे। 2 और गाड़ियां? मतलब उनका प्लान इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा था? हाँ, उनका प्लान बहुत बड़ा था। इस मामले में कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया और ये ग्रुप बहुत ही अजीब था। अजीब मतलब इसमें डॉक्टर थे, इंजीनियरिंग के छात्र थे और एक कार डीलर भी था। एक डॉक्टर, एक छात्र, एक कार डीलर, ये तो एकदम अलग अलग दुनिया के लोग हैं। ये सब एक साथ कैसे आए? आज के दौर के आतंकी नेटवर्कों के काम करने का तरीका ही ऐसा है। ये डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं। मतलब कोई एक बॉस नहीं होता ऊपर। सही। इसे ऐसे समझिए कि ये किसी कंपनी की तरह नहीं होते। ये नफरत के एक स्टार्टअप की तरह काम करते हैं। समाज के अलग अलग तबकों से लोगों को जोड़ते हैं। कोई पैसे का इंतजाम करता है, कोई तकनीक और गाड़ियां देता है, तो कोई जमीनी स्तर पर काम करता है। और इन सब को जोड़ती है एक विचारधारा। हाँ, कट्टरपंथी विचारधारा। और इंटरनेट इनका सबसे बड़ा हथियार है। और अगर ये नेटवर्क समय पर न पकड़ा जाता तो क्या हो सकता था? अगर ये नहीं पकड़े जाते तो उनका प्लान था लाल किला, पास का मेट्रो स्टेशन और आसपास की भीड़-भाड़ वाली मार्केट को एक साथ निशाना बनाना। एक ही समय पर कई धमाके। बिल्कुल, उससे जो तबाही होती उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इन सब जांच और साजिशों की बातों के बीच हम अक्सर उस हमले के मानवीय पहलू को भूल जाते हैं। उन लोगों का क्या हुआ जो उस शाम वहां मौजूद थे? रिपोर्ट्स में कुछ कहानियों का जिक्र है ना? हाँ, और वो कहानियां दिल दहला देने वाली हैं। जैसे एक माँ की कहानी है जो घंटों तक अपने बेटे को ढूंढती रही, जो बस में बैठकर घर लौट रहा था और उसी इलाके से गुजरने वाला था। और वो बुजुर्ग दुकानदार? हाँ, वो बुजुर्ग दुकानदार जिसने 40 साल से लाल किले के पास अपनी दुकान चलाई थी। एक पल में उसकी आंखों के सामने सब कुछ राख हो गया। मुझे उनका एक बयान याद है। उन्होंने कहा था बस 1 सेकंड का धमाका था और जिंदगी बदल गई। बिल्कुल। ये एक लाइन उस शाम की पूरी तबाही को बयां कर देती है। सही कहा। ऐसे हमले सिर्फ इमारतों को नुकसान नहीं पहुंचाते, वे लोगों के भरोसे और सुरक्षा की भावना को तोड़ देते हैं। इसी वजह से हमले के बाद सुरक्षा के तरीके में बड़े बदलाव किए गए। दिल्ली NCR में हाई अलर्ट जारी हो गया। और कैमरे भी लगाए गए थे। हाँ, संवेदनशील इलाकों में करीब 2000 नए हाई डेफिनेशन CCTV कैमरे लगाए गए। और पुरानी गाड़ियों के खरीद बिक्री को लेकर भी तो एक नया नियम आया था। हाँ, वो सबसे बड़ा और जरूरी कदम था। इस हमले ने दिखाया कि सेकेंड हैंड गाड़ियों को ट्रैक करने के सिस्टम में कितनी बड़ी खामी थी। तो एक सख्त वेरिफिकेशन पॉलिसी लागू की गई, जिसके तहत पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया। बिल्कुल, हर पुरानी गाड़ी की खरीद बिक्री के लिए। तो नए कैमरे और नई पॉलिसीज, ये तो सिस्टम की बात हुई। लेकिन क्या इस घटना से हमारे लिए यानी आम नागरिकों के लिए भी कोई सबक है? सबसे बड़ा सबक यही है कि सुरक्षा सिर्फ पुलिस या सेना की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अपने आसपास अगर कुछ भी अजीब या संदिग्ध दिखे तो उसे नजरअंदाज न करना, उसकी सूचना देना। एक छोटी सी जानकारी भी कई जाने बचा सकती है। तो कुल मिलाकर लाल किले के पास हुआ ये ब्लास्ट सिर्फ कुछ लोगों की मौत नहीं था, ये हमारे भरोसे पर हुआ हमला था। ये इस बात का एक खतरनाक सबूत था कि आतंकवाद का कोई तय चेहरा नहीं होता। सही। वो अब सरहदों के पार से ही नहीं आता, बल्कि हमारे बीच पढ़े लिखे और सम्मानित चेहरों के पीछे भी छिपा हो सकता है।